बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.7। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम में हमने यूज मैश एनालिसिस टू डिटरमाइन I1, I2 एंड I3। यानी कि इस प्रॉब्लम में हमने मैश करंट्स को फाइंड करना है I1, I2 और I3 को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, फाइंड मैशेस। ये जो हमारे पास सर्किट गिवन है, इस सर्किट में हमने देखना है कितने मैशेस हैं। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, अज्यूम करंट डायरेक्शन। जब हमें पता चल जाए कि इस सर्किट में हमारे पास इतने मैशेस हैं, उन मैशेस में फिर हमने क्या करना है, करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करना है, जो कि ज़्यादातर हम क्लॉकवाइज करते हैं। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, चेक सुपर मैश। हमने ये देखना है इस सर्किट में हमारे पास कोई सुपर मैश बन रहा है कि नहीं। अगर तो सुपर मैश बन रहा हुआ तो हमने क्या करना है, फिर उसकी सुपर मैश इक्वेशन लिख लेनी है। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, अप्लाई केवीएल एंड ओहम्स लॉ। ये जो हमारे पास मैशेस हैं, इन मैशेस पर हमने केवीएल को अप्लाई करना है और ओहम्स लॉ को अप्लाई करना है। जब हम इनको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। उन इक्वेशंस को हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये I1, I2 और I3 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने डिटरमाइन करनी है। तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को अप्लाई करते हुए हमने इस सर्किट को सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 इस सर्किट पर पहले से ही अप्लाई हुए हुए हैं, और ये जो स्टेप्स हैं हम सीख भी आए हुए हैं। स्टेप नंबर 1 क्या, फाइंड मैशेस। इस सर्किट में हमारे पास कितने मैशेस हैं, इस सर्किट में हमारे पास 3 मैशेस हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास मैश 1 है, और ये हमारे पास मैश 2 है, और ये हमारे पास मैश 3 है। और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, अज्यूम करंट डायरेक्शन। इन मैशेस में हमने क्या किया हुआ है, करंट की डायरेक्शन को अज्यूम किया हुआ है, वो भी क्या किया हुआ है, क्लॉकवाइज। ये जो हमने करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज अज्यूम किया है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास मैश 1 है, हमें नहीं पता इस पूरे मैश में कौन सी करंट गुजर रही है, तो हमने खुद से अज्यूम कर लिया इस पूरे मैश में I1 ट्रैवल कर रहा है, वो भी क्लॉकवाइज, ताकि हम इसको फाइंड कर सकें। इसी तरह मैश 2 में भी हमने I2 को इसलिए क्लॉकवाइज अज्यूम किया है ताकि इसको भी हम फाइंड कर सकें, और I3 भी इसलिए अज्यूम किया ताकि इसको भी हम फाइंड कर सकें। तो इसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई कर देता हूँ करंट के सिंबल्स बना के, कि I1, I2 और I3 करंट किस तरह इस लूप में या इस मैश में ट्रैवल कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने करंट्स के सिंबल्स बना दिए मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए, कि इस तरह I1 करंट मैश 1 में ट्रैवल कर रहा है, इस तरह I2 करंट मैश 2 में ट्रैवल कर रहा है, और इस तरह I3 करंट जो है मैश 3 में ट्रैवल कर रहा है। तो अब देख लेते हैं स्टेप नंबर 3 को। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, चेक सुपर मैश। हमने ये देखना है सर्किट में हमारे पास कोई सुपर मैश बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो सुपर मैश क्या होता है, सुपर मैश होता है कि जब दो मैशेस के दरमियान में कोई करंट सोर्स आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर मैश कहते हैं। तो इस सर्किट में अब हम देखते हैं कोई सुपर मैश है कि नहीं। एक हमारे पास ये है मैश 1, और एक हमारे पास ये है मैश 2। इन दोनों मैशेस के दरमियान में अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक करंट सोर्स आ रहा है, तो ये क्या एक सुपर मैश है। सुपर मैश की आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने क्या करना है, एक सर्कल लगाना है जिस सर्कल के अंदर ये करंट सोर्स आ जाए। और आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर करंट सोर्स के सीरीज में कोई रजिस्टर लगी होगी तो उस रजिस्टर को भी आपने क्या करना है, सर्कल के अंदर शामिल करना है। तो ये सर्किट हम इस तरह का लगा लेते हैं कि जिसके अंदर करंट सोर्स भी आ जाए और ये रजिस्टर भी आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, सर्कल हमने लगा दिया। तो सर्कल लगाने के बाद आपने क्या करना है, सुपर मैश की इक्वेशन लिखनी है। सुपर मैश की इक्वेशन केसीएल के जरिए लिखी जाती है, और हम जानते हैं कि केसीएल जो है वो नोड के ऊपर अप्लाई होता है। तो केसीएल हमने किस नोड पर अप्लाई करना है, जिस नोड के साथ ये करंट सोर्स के टर्मिनल जुड़े होंगे। अगर आप देखें, करंट सोर्स का एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है। ये वाला टर्मिनल इस नोड के साथ जुड़ा है, तो इधर हम छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं,
और अगर आप ये देखें दूसरा ये जो टर्मिनल है वो इस नोड के साथ जुड़ रहा है, तो इधर भी हम एक छोटा सा सर्कल लगा देते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों नोड में से किसी भी एक नोड पर केसीएल को अप्लाई कर देना है। आप चाहे इस नोड पर केसीएल को अप्लाई कर दो, आप चाहे तो इस नोड पर केसीएल को अप्लाई कर दो, दोनों की इक्वेशन ठीक आएगी। तो हम क्या करते हैं, इस नोड पर केसीएल को अप्लाई कर देते हैं। केसीएल क्या होता है, किर्चॉफ करंट लॉ। किर्चॉफ करंट लॉ के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के। तो इस नोड में हमने देखना है कितनी करंट्स एंटर हो रही हैं और कितनी करंट्स लीव कर रही हैं। इस नोड में अगर आप देखें एक करंट का तो हमें साफ पता चल रहा है, वो कौन सी है, 4 एम्पीयर की, जो कि यहाँ से इस नोड में एंटर हो रही है। बाकी ये जो दो टर्मिनल हमारे पास रह गए हैं, इन दो टर्मिनल को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस टर्मिनल को देख लेते हैं। इस टर्मिनल में अगर आप देखें I2 करंट जो कि मैश 2 की है, जो कि हमने अज्यूम की हुई है क्लॉकवाइज इस मैश में ट्रैवल कर रही है। क्लॉकवाइज इस मैश में ट्रैवल करने के बाद अगर आप ये देखें I2 करंट इस नोड में एंटर हो रही है। इसका ये जो हेड है वो किसकी तरफ है, वो इस नोड की तरफ है। तो I2 का भी हमें पता चल गया वो इस नोड में एंटर हो रही है। अब ये टर्मिनल रह गया। इस टर्मिनल में देखें I1 करंट जो कि मैश 1 की करंट है, क्लॉकवाइज में ट्रैवल करने के बाद अगर आप वो देखें वो इस नोड से लीव हो रही है। इस नोड से लीव कैसे हो रही है, कैसे पता चला, ये I1 की जो अगर आप टेल देखें वो इस नोड की तरफ है। तो सारी करंट्स का हमें पता चल गया। अब हमने क्या करना है, केसीएल को अप्लाई कर देना है। केसीएल के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम। तो इस नोड में कितनी करंट्स एंटर हो रही हैं, इस नोड में दो करंट एंटर हो रही हैं, एक I2 और एक 4 एम्पीयर की। तो इनको हमने क्या कर देना, सम कर देना। तो इधर मैं केसीएल इक्वेशन लिख रहा हूँ, I2 प्लस 4 बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के। इस नोड से एक ही करंट लीव हो रही है, वो कौन सी है, I1। तो इधर मैंने लिख लिया I1। तो ये मेरे पास सुपर मैश की इक्वेशन आ गई। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, अप्लाई केवीएल एंड ओहम्स लॉ। केवीएल किन पर अप्लाई करना है, केवीएल हमने अप्लाई करना है जिन दो मैशेस के दरमियान करंट सोर्स आने की वजह से ये सुपर मैश बन रहा था, उन दोनों मैशेस पर हमने कंबाइन केवीएल अप्लाई करना है। और अगर हमारे पास कोई सेपरेट मैश भी है तो उस पर भी हमने सेपरेट केवीएल को अप्लाई कर देना है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों मैशेस पर कंबाइन केवीएल अप्लाई करना है और इस पर सेपरेट केवीएल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इस पर सेपरेट केवीएल अप्लाई कर लेते हैं, यानी इसकी केवीएल इक्वेशन लिख लेते हैं। केवीएल क्या होता है, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक किसी भी लूप या मैश में ऑल वोल्टेजेस का सम इक्वल टू 0 होता है। यानी हमने क्या करना है, इस पूरे लूप में ट्रैवल करना है, ट्रैवलिंग के दौरान जितने भी वोल्टेजेस आए उनको सम कर देना है और लास्ट पे इक्वल टू 0 कर देना है। और ट्रैवल हमने किस डायरेक्शन में करना है, ट्रैवल हमने करंट की डायरेक्शन में करना है, जो कि हमें पता है क्लॉकवाइज है। तो हमने कोई भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ से हमने ट्रैवल करना शुरू होना है और उसी पॉइंट पर हमने वापस आना है। यहाँ से अब हम क्लॉकवाइज ट्रैवल करना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है 2 ओहम की रजिस्टर। तो 2 ओहम के रजिस्टर के वोल्टेज का तो हमें नहीं पता, तो हम वोल्टेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ओहम्स लॉ क्या कहता है, ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर। तो R तो हमारे पास पता है हमें क्या है, 2 ओहम। तो R की जगह पे आ जाएगा 2। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय I की जगह पर क्या आएगा, I की जगह आएगा 2 ओहम के रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट। वो कौन सा है, वो है I3, जो कि हमने अज्यूम किया हुआ है। तो I की जगह इधर क्या लिख देना है, I3। तो वोल्टेज तो हमने लिख दिया 2 ओहम के, वो क्या है, I3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। रजिस्टर के वोल्टेज आपने जब भी लिखना है साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आता है इसके मतलब मैंने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप उधर जाके देख सकते हैं। तो लूप में आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आती है 4 ओहम के रजिस्टर। इस रजिस्टर के भी हमने क्या करना है, वोल्टेज लिखना है। तो साइन आपको पता है कौन सा आएगा, साइन आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हम रजिस्टर के वोल्टेज लिख रहे हैं। तो 4 ओहम के वोल्टेज क्या होंगे, ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू आई आर। आर की जगह तो हमें पता आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय आई की जगह क्या आएगा, आई की जगह आएगा 4 ओहम के रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट। इस रजिस्टर में अगर आप नोट करें तो इस रजिस्टर में सिर्फ एक करंट नहीं गुजरा, यानी इस रजिस्टर में से I3 करंट नहीं गुजरा, इस रजिस्टर में से एक और करंट भी गुजरा है। वो कौन सा है, I2। ये आप देख सकते हैं। और इन दोनों की अगर आप डायरेक्शन देखें, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। यानी I3 जो करंट है वो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है और I2 जो करंट है वो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। अगर हम इन दोनों करंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 ओहम का क्या आ जाएगा, एक्चुअल करंट आ जाएगा। तो अब बात यह है कि किसको किस में से माइनस करना है, यानी I2 को I3 में से माइनस करना है कि I3 को I2 में से माइनस करना है। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जिस मैश की आप इक्वेशन लिख रहे होगे
उस मैश के करंट को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है ऑपोजिट करंट से। इस वक्त हम किस मैश की इक्वेशन लिख रहे हैं, मैश 3 की इक्वेशन लिख रहे हैं, और मैश 3 का करंट कौन सा, I3। तो I3 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है ऑपोजिट करंट से जो कि है I2। तो I की जगह हमने लिख दिया I3 माइनस I2 मल्टीप्लाई बाय 4। ये हमारे पास 4 ओम के वोल्टेज आगे चलते हैं इस लूप या मैश में। तो हमारे पास आती है 2 ओम के रजिस्टर, इसके हमने वोल्टेज लिखना है। साइन कौन सा आएगा, साइन आपको पता है पॉजिटिव आएगा। 2 ओम के वोल्टेज फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। आर की जगह आपको पता है 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आई की जगह क्या आएगा, आई की जगह आएगा इस रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट। इस रजिस्टर में भी अगर आप देखें 2 करंट गुजरे हैं, कौन कौन से, एक I3 और एक I1, और दोनों की डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, यानी हमने क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। किसको किस में से करना है, देखेंगे हम किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं। इस वक्त हम इक्वेशन लिख रहे हैं मैश 3 की, और मैश 3 का करंट कौन सा, I3। तो I3 को सब्ट्रैक्ट कर देना ऑपोजिट करंट से। ऑपोजिट करंट कौन सा है, I1। I3 माइनस I1 ये हमने लिख दिया I की जगह। तो ये हमारे पास 2 ओम के वोल्टेज भी आगे चलते हैं इस लूप या मैश में, जहां से हमने शुरू किया था वहां पर हम वापस आ गए। लूप हमारे पास कंप्लीट हो गया, ऑल वोल्टेज का हमारे पास सम आ गया। लास्ट पर हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 कर देना है। तो ये हमारे पास मैश 3 की इक्वेशन आ गई। इसको हम इक्वेशन 3 कह लें या 2 कह लें, इसको 3 कह देते हैं। 3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मैश 3 है, तो इधर मैंने 3 लिख दिया। तो सेपरेट इक्वेशन पर हमने केवीएल को अप्लाई कर लिया। अब हमने इन दोनों मैशेस पर कंबाइन केवीएल को अप्लाई करना है। तो कंबाइन केवीएल अप्लाई करने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारे पास सर्कल है ना, इस सर्कल को आपने सर्कल से बाहर निकाल देना है। तो इस सर्कल को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल से बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि इसकी एक न्यू डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस सर्कल को हमने सर्कल से बाहर निकाल लिया। अब ये जो हमारे पास मैश 1 और मैश 2 है, इन पर अब हमने क्या करना है, कंबाइन केवीएल को अप्लाई करना है। तो केवीएल का अब आपको पता चल गया होगा। अब हमने क्या करना है, इस पूरे लूप में ट्रैवल करना है। ट्रैवलिंग के दौरान जितने भी वोल्टेजेस आए उनको सम कर देना है और इक्वल टू 0 कर देना है। और ट्रैवल हमने करंट की डायरेक्शन में करना है जो कि क्लॉकवाइज है। तो इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं चलना शुरू होता हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले आता है 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। अगर आप देखें इस वोल्टेज सोर्स के हम कौन से टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं, इस वोल्टेज सोर्स के हम नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं। तो साइन कौन सा आ जाएगा, साइन आएगा नेगेटिव। और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 8 वोल्ट, तो इधर आ जाएगा 8। आगे चलते हैं इस लूप में। आगे जब हम चले तो हमारे पास आती है 2 ओम के रजिस्टर। इस 2 ओम के हमने क्या करना है, वोल्टेज लिखना है। तो रजिस्टर के जब भी हम वोल्टेज लिखना है, आपको पता है साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव। तो ये हमने पॉजिटिव लिख लिया। 2 ओम के वोल्टेज फाइंड करने के लिए ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। आर की जगह तो हमें पता आ जाएगा 2, और आई की जगह फिर क्या आएगा, 2 ओम के रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट। 2 ओम के रजिस्टर में हमें पता है कितने करंट गुजरे हैं, 2 करंट गुजरे हैं, एक I1 और एक I3, और दोनों की डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, यानी हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। किसको किस में से करना है आपको पता है, जिस मैश की आप इक्वेशन लिख रहे होगे उस मैश के करंट को आपने क्या कर देना है, ऑपोजिट करंट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस वक्त हम मैश 1 में है, और मैश 1 का करंट कौन सा, I1। तो I1 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है ऑपोजिट करंट से जो कि है I3। तो I की जगह हमने क्या लिख दिया, I1 माइनस I3। तो ये 2 ओम के वोल्टेज आ गए। तो आगे चलते हैं इस लूप में। आगे जब हम चले तो हमारे पास आई 4 ओम के रजिस्टर, इसके भी हमने वोल्टेज लिखना है। साइन आपको पता है कौन सा आएगा, पॉजिटिव। 4 ओम के वोल्टेज फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। आर की जगह आपको पता आ जाएगा 4, आई की जगह क्या आएगा, इस रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट। इस रजिस्टर में 2 करंट गुजरे आपको पता है, एक I2 और एक I3, दोनों की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किस में से करना है। इस वक्त अब हम मैश 2 में। तो मैश 2 का करंट कौन सा, I2। तो I2 को सब्ट्रैक्ट कर देना ऑपोजिट करंट से। तो ये आ गया I2 माइनस I3। तो I की जगह हमने लिख दिया I2 माइनस I3 मल्टीप्लाई बाय 4 ओम के वोल्टेज आगे चलते हैं इस लूप में। आगे हमारे पास आती है 8 ओम के रजिस्टर, इसके भी हमने क्या करना है, वोल्टेज लिखना है। तो साइन आपको पता है कौन सा आएगा, पॉजिटिव। वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। आर की जगह आपको पता है 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आई की जगह क्या आएगा, इस रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट। इस रजिस्टर में सिर्फ एक ही करंट गुजरा है, वो कौन सा, I2। तो आई की जगह आ जाएगा I2। तो आगे चलते हैं, जहाँ से हमने ट्रैवलिंग शुरू की थी वहाँ पर ही हम वापस आ गए। लूप हमारे पास कंप्लीट हो गया, आज वोल्टेज इसका सम आ गया। लास्ट पे हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 कर देना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, -8 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2I1 माइनस 2I3, प्लस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4I2 माइनस 4I3 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 0।
तो इसको एक तरतीब से करके लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा 2i1, इधर मैं लिख लेता हूँ 2i1, उसके बाद 4i2 प्लस 8i2, ये हमारे पास हो जाएगा 12i2 प्लस 12i2, उसके बाद -2i3 और -4i3, ये हमारे पास हो जाएगा -6i3 इज इक्वल टू, ये -8 जो है इक्वल की साइड पे आके पॉजिटिव का 8 हो जाएगा। तो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 3 को भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो i3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास हो जाएगा 2i3 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4i3 माइनस 4i2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2i3 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी एक तरतीब से करके लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा -2i1, उसके बाद आ जाएगा -4i2, उसके बाद 4i3 प्लस 2i3 प्लस 2i3, ये हमारे पास हो जाएगा 8i3 प्लस 8i3 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इक्वेशन 3 ही कह देते हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं। कौन कौन सी? एक इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है और तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। तो ये 3 इक्वेशन आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करना है। जब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास i1, i2 और i3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इन इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है, बुक में जो मेथड यूज़ हुआ है वो है क्रैमर रूल। तो नेक्स्ट पेज पर हम क्रैमर रूल की मदद से ही इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और i1, i2 और i3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इन इक्वेशंस को आप देख सकते हैं, हमने क्रैमर रूल की मदद से मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद i1 हमारे पास कितना आया, 4.6351 एम्पेयर, और i2 हमारे पास कितना आया, i2 हमारे पास आया 0.6315 एम्पेयर, और i3 हमारे पास कितना आया, i3 हमारे पास आया 1.4736 एम्पेयर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल का भी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।